नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास गुप्त काल के प्रश्न। इससे पहले हम चैप्टर वाइज वैदिक सभ्यता, मौर्य काल, धार्मिक आंदोलन कर चुके हैं। आज हम करेंगे गुप्त काल के प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रश्न उत्तर मिल सके। हम पूरे इतिहास के हर एक चैप्टर से कम 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे। आपके पास 3 सेकंड का समय होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप सजेशन करना चाहते हैं तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से वीडियो भी बनाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने शकों का उन्मूलन कर विजय के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए? तो ये किए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धराज की उपाधि धारण की? तो ये उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? ये कहा गया है कन्नौज स्तंभ लेख। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? आप जानते हैं, सभी को जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। दीवानी और फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई? तो ये गुप्त काल में की गई। यहाँ आपको मेल करना है। तो ये अपने आप में सब सुमेलित हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसको दीनार के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? ये थे विष्णु। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर प्रथा का निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में देखा गया। समुद्रगुप्त के किस अभिलेख में भारतीय नेपोलियन की विजयों का एक विस्तृत विवरण मिलता है? यह है प्रयाग प्रशस्ति। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। अजंता की गुफाओं में से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो गुफा संख्या 16, 17, 19। सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय के अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले हैं? ये कुमारगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? ये प्रयाग को दिया गया। अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? ये मिलता है 12 प्रकार की भूमि का वर्णन। समुद्रगुप्त ने पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारतीय विजय अभियान के समय कुल कितने शासकों को पराजित किया? तो ये 12 शासकों को पराजित किया। चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा वर्णित चीन का मंदिर किस गुप्त सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ये श्रीगुप्त द्वारा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय।
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में कौन सा है? यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो जगह थी बोध गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? यह की गई थी शकों का उन्मूलन कर। किस गुप्त शासक के काल में फाहियान भारत आया था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? यह मिलता है मंदसौर अभिलेख। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवोकुई में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? तो ये बौद्ध राज्यों का। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? आप सभी जानते हैं 510 ईस्वी एरड अभिलेख से। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? ये था अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया? क्योंकि कला एवं साहित्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त काल के अंतिम दिनों में किस नगर का पूर्ण पतन हो गया? ये पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया? तो ये स्कंदगुप्त द्वारा कई बार कुछ पूछा गया ही है। वेंग सांग ने किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना? इसने शक्रयादित्य को माना। हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए? ये गुप्त काल में चलाए गए। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बयाना भरतपुर। सारनाथ के दम्हेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ। निम्नलिखित गुप्त शासकों को कालक्रम अनुसार कीजिए। तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, उसके चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। धन्वंतरी निम्नलिखित किस राज्य के प्रसिद्ध थे? किस कारण प्रसिद्ध थे? ये आयुर्वेद के विद्वान चिकित्सक होने के कारण। भारत से रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं क्या थीं?
वो थी विलासितापूर्ण वस्तुएं। रोमन साम्राज्य के पहली बार व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे, ये थे तमिल और चेर राज्य। प्राचीन भारतीय इतिहास में सही रूप से व्यापार का आरंभ कब हुआ? ये जो आरंभ हुआ था हड़प्पा काल से हो गया था। प्रारंभिक प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नगरीय केंद्र कौन सा था? ये था पाटलिपुत्र। मध्य एशिया में निम्नलिखित किस स्थान पर व्यापारिक केंद्र अथवा बौद्ध विहार स्थापित नहीं किए गए थे? ये काबुल। निम्नलिखित कौन सा नगर भारत के साथ सड़क या थल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ था? ये था सूसा। निम्न में कौन सा नगर महान राजमार्ग पर स्थित नहीं था? विदिशा। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब हर एक प्रश्न की व्याख्या भी की जाएगी, या प्रश्न ज़्यादा होने की वजह से वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, इसलिए व्याख्या नहीं करेंगे, केवल जानेंगे। और आप अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आप कितने सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। जब हम इसकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब इसकी व्याख्या शायद उसको आपको दिया जाएगा। पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि उन पर किसी शासक का नाम अभिलिखित नहीं था। कंबोडिया में भारत संस्कृति का प्रचार किसने किया? यह किया था कौंडिन्य। सर्वाधिक प्रसिद्ध पाटलिपुत्र तक्षशिला राजमार्ग निर्माण किसने करवाया था? ये मौर्य शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मौर्य काल में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त सिक्के थे ये करसापड़। करसापड़ सिक्कों को किस धातु में डाला जाता था? आंसर है चांदी और सीसा। निम्न में से कौन से सिक्के चांदी में ढलकर प्रसारित किए गए? ये शतमान। निम्नलिखित किस नगर श्रेणी ने अपने सिक्के प्रसारित नहीं किए? प्रयाग। रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण करने वाला प्रथम भारतीय शासक था, ये थे कुषाण। किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एक अधिकार था? तो ईरानियों का। दुकुल नाम से प्रसिद्ध उत्तम कोटि के वस्त्र किससे बनाए जाते थे? ये कृत्रिम रेशम से। गुप्तकालीन सिक्के मुख्यतः किस धातु में ढालकर प्रसारित किए जाते थे? सोना। फाहियान के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था? उसके अनुसार कौड़ियों के में विनिमय होता था। गुप्त काल में विशाल संख्या में स्वर्ण के सिक्कों का प्रसारण किस तथ्य का द्योतक है? डी। विदेशी व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप स्वर्ण का अधिक अंतःप्रवाह। यवन प्रिया नाम से किस भारतीय उत्पाद का उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा काली मिर्च यवन प्रिया के नाम से जानी जाती थी। गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इनको रुपयक कहते थे। स्वर्णद्वीप किसका सामान्य नाम था? ये सभी को बोला जाता था। गुप्त काल का संभवतः सर्वाधिक विकसित उद्योग क्या था?
ये वस्त्र उद्योग। उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? ये वाराणसी को। निम्नलिखित किस प्रकार के कपड़ों का उत्पादन गुप्त काल में नहीं किया जाता था? मलमल के कपड़ों का। कुछ विद्वानों ने गुप्तोत्तर काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन की व्याख्या करते हुए इसे किस तथ्य का द्योतक माना है? सामंतवाद का उदय। गुप्त काल में ब्याज की दरें कम होने के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कारण सत्य नहीं है? वित्त की प्रभुति आपूर्ति। चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसके चांदी के सिक्कों की प्रतिकृति पर अपने चांदी के सिक्कों को प्रसारित किया? केंद्रीय एवं पश्चिमी भारत के शकों। गुप्तोत्तर कालीन सिक्कों में खोटेपन एवं स्वर्ण के सिक्कों का धीरे धीरे विलुप्त हो जाना किस तथ्य का द्योतक था? व्यापार का पतन। गुप्त काल में पूग शब्द का तात्पर्य क्या था? ये व्यापारियों का एक समूह था। निम्न में से कौन पश्चिमी तटवर्ती महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं था? ये था बार बैरिकम। निम्न में से कौन पूर्वी तटवर्ती सबसे महान व्यापारिक केंद्र था? ये था ताम्रलिप्ति। निम्न में से कौन बैंकरों या साहूकारों के रूप में कार्य करते थे? ये था नगर श्रेष्ठिन। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यापारिक माल का निर्यात नहीं किया जाता था? यह है चावल। गुप्त काल में निम्नांकित किस धातु का श्रीलंका एवं अफगानिस्तान से व्यापक रूप से आयात किया जाता था? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था? बार बैरिकम। निम्नलिखित किस बंदरगाह पर एक विस्तृत रोमन बस्ती एवं रोमन व्यापारिक केंद्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह है अरिकमेडू। प्राचीन काल में राज्य द्वारा व्यापार का विकास किस माध्यम से किया जाता था? तो ये था उपर्युक्त सभी माध्यम से। प्राचीन भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं विस्तार में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? ये था हिंद यूनानी शक कुषाण आदि वंशों का। भारत एवं पश्चिम एशिया के मध्य मुख्य स्थल मार्ग कहाँ से गुजरता था? आंसर होगा खैबर दर्रा और काबुल की घाटी। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित महान राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक था? ये सिंधु से पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किसका लौह स्रोतों पर एकाधिकार था? ये था मगध। निम्न में से कौन सी वस्तु दक्षिण भारत का
मुख्य उत्पाद नहीं थी। आंसर होगा केसर और कस्तूरी। सिंध सोवीर प्राचीन भारत में किस लिए प्रसिद्ध था? घोड़े एवं खच्चरों के व्यापार के लिए। गुप्त काल में अपने निर्यात के बदले भारत रोमन साम्राज्य से किस वस्तु का आयात नहीं करता था? लोहे का आयात। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में निम्न में से किस देश के साथ भारत का व्यापारिक संबंध नहीं था? यह था जापान और कोरिया। गुप्त काल में निम्न में से किस सामग्री का रोमन साम्राज्य में निर्यात नहीं किया जाता था? बाल रगड़ने की सामग्री। मौर्य एवं मौर्योत्तर युग में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? भरू कक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कंटक शोधन संबंधी अध्याय मुख्यतः किस का वर्णन करता है? यह करता है ऑप्शन नंबर बी, शासन द्वारा व्यापारियों एवं दस्तकारों पर कठोर नियंत्रण। गुप्त काल में कपड़े की किस किस्म का उत्पादन मथुरा में होता था? सटक। प्राचीन भारत में दस्तकारों की अत्यधिक संख्या वृद्धि का क्या परिणाम हुआ? आंसर है ए और बी दोनों। उत्पादित प्रतिविधाओं में अधिक विशिष्टता और वस्तुओं का अधिक उत्पादन। निम्न में से किस वर्ग की हस्तलिपियों की स्थिति निम्न मानी जाती थी? जिनका हस्तशिल्प हिंसा पर आधारित था। निम्नलिखित किस स्थान से महान राजमार्ग की शाखा बड़ौच बंदरगाह की ओर जाती थी? कौशाम्बी। उत्तर पश्चिम में किस स्थान से सड़कें भारत के बाहर विभिन्न देशों की ओर गई थीं? काबुल। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस राजवंश का नियंत्रण था? कुषाणों का। निम्नलिखित में से कौन सी हस्तशिल्प श्रेणी महत्वपूर्ण नहीं थी? प्रस्तर शिल्पकार। दस्तकार एवं शिल्पकार मुख्यतः किस वर्ग से संबंधित होते थे? शूद्र से। श्रेणी के सदस्यों के आचरण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था? श्रेणी न्यायालय द्वारा। एक प्रारंभिक प्राचीन भारतीय नगर जो पूर्व एवं पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग का संगम स्थल था। ये था विदिशा। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक निर्यात धातु थी लोहा और इस्पात। निम्नलिखित में से कौन बैंकरों या साहूकारों के रूप में कार्य नहीं करता था? राजकोष। सर्वाधिक संख्या में रोमन सिक्के कहां से पाए गए थे? ये तमिलनाडु। प्रारंभिक प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा नगर प्रसिद्ध वाणिज्यिक नगर नहीं था? मलाय मंडलम। भारत के मिस्र के साथ किस सामुद्रिक मार्ग के माध्यम से व्यापारिक संबंध थे? लाल सागर। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित किस नगर का महत्व समाप्त हो गया? ये पाटलिपुत्र का। पश्चिमी जगत से भारत में आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मदिरा, बहुमूल्य रत्न, औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ। निम्नलिखित कौन सा देश गुप्त काल में पूर्व और पश्चिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार का केंद्र स्थल था? श्रीलंका।
गुप्त काल में हाथी दांत कहाँ से आयात किए जाते थे? तो ये इथोपिया से। गुप्तोत्तर काल में विदेश व्यापार का निम्न में से क्या प्रभाव नहीं पड़ा? अनेक खत शिल्प पूर्णतः विनष्ट हो गए थे। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों का उपयोग किया जाता था? राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार के अंत होने के बाद भारतीय व्यापारियों ने किस क्षेत्र की ओर अपने व्यापार दिशा का निर्धारण किया? दक्षिण पूर्वी एशिया। श्रेणियों द्वारा निम्न में से किस विषय के संबंध में नियमों का निर्धारण नहीं किया जाता था? ए उत्पादित माल के विक्रय। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारतीय और पश्चिमी व्यापारी सबसे बड़ा व्यापारिक संगम स्थल कौन सा था? अलेक्जेंड्रिया। निम्न में से कौन सा कथन स्थान शिल्पकारों की श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? पूर्व में मगध। गुप्त काल में आंतरिक व्यापार के विकास का मुख्य कारण क्या था? गुप्त काल में शांति एवं व्यवस्था। पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले अधिकांश भारतीय व्यापार का संचालन करने वाला विशालतम व्यापारिक केंद्र जो पश्चिमी समुद्र पर स्थित था वो था बैरी गाजा। तो दोस्तों ये थे आपके गुप्त काल संबंधित प्रश्न। अगर कोई प्रश्न बाई मिस्टेक गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास भी ये क्वेश्चन पहुंच सके। हम लगभग पूरे इतिहास के 1947 तक का पूरे इतिहास के सारे क्वेश्चन करेंगे। हर एक चैप्टर से 150 प्लस के आसपास क्वेश्चन होंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।